तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। इतिहास अक्सर हमें लगता है कि ये सिर्फ गुजरी हुई बातों और पुरानी तारीखों का पुलिंदा है, लेकिन आज हम जिस युद्ध की बात करने वाले हैं ना, वो 200 साल से भी ज्यादा पुराना होने के बावजूद आज भी हमारे समाज, हमारी राजनीति और अस्मिता की बहसों के बिल्कुल केंद्र में है। हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव की युद्ध की। ये सिर्फ हथियारों की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक ऐसा ऐतिहासिक वाकया था जिसकी गूंज आज भी न्यायपालिका के गलियारों से लेकर सड़कों तक सुनाई देती है। 834 834 सुनने में तो शायद एक मामूली सा नंबर लगे है ना, लेकिन जरा इस बात पर गौर करें। ये उस कड़ाके की सर्दी वाली सुबह मैदान में खड़ी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की पूरी सैन्य टुकड़ी की संख्या थी। और सबसे चौंकाने वाली बात, इस छोटी सी टुकड़ी में पैदल सेना के करीब 500 सैनिक महार समुदाय से थे। असल में ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि उस गहरे तनाव और भारी असमानता का सबूत है जो इस पूरे युद्ध की नींव में दबा था। और अब इसके ठीक उलट दूसरी तरफ का आंकड़ा देखते हैं। 28,000 ये पेशवा बाजीराव द्वितीय की उस विशालकाय और बिल्कुल अजेय मानी जाने वाली मराठा सेना की ताकत थी। 1 जनवरी 1818 का वो दिन, भीमा नदी का किनारा और 834 सैनिक 28,000 की फौज के सामने डटे थे। मतलब अनुपात देखिए, एक सैनिक के सामने लगभग 33 सैनिक, साक्षात मौत सामने खड़ी थी। ये तो बिल्कुल डेविड और गोलियात वाली स्थिति हो गई थी। तो आज के हमारे इस विश्लेषण की रूपरेखा बहुत स्पष्ट है। सबसे पहले ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पीड़न, उसके बाद वो 12 घंटे का भयंकर युद्ध, फिर हताहतों के आंकड़े और परिणाम, इसके बाद युद्ध के 2 अलग-अलग ऐतिहासिक दृष्टिकोण और अंत में आधुनिक राजनीति और उससे जुड़े विवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं हमारे पहले भाग से, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और उत्पीड़न। उस दौर में 19वीं सदी के पुणे में सामाजिक नियम बहुत ही ज्यादा कठोर थे। पेशवा के शासन में मनुस्मृति के सख्त कानून लागू थे। समाज के निचले तबकों, खासकर महार समुदाय पर ऐसे ऐसे नियम थोपे गए थे जिन्हें सुनकर आज किसी की भी रूह कांप जाए। जरा इस अमानवीयता को समझने की कोशिश करें। कमर में एक झाड़ू बांधकर चलना ताकि कदमों के निशान मिटते जाएं, गले में मिट्टी का बर्तन लटकाना ताकि थूक जमीन पर न गिरे, और दूर से ही पहचान में आ जाए इसके लिए काला धागा पहनना। इन्हीं क्रूर नियमों ने उनके अंदर एक बहुत गहरा मानसिक घाव कर दिया था, और यहीं से जन्म लिया आत्मसम्मान को वापस पाने की एक बेहद मजबूत इच्छा ने। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, 12 घंटे का वो भयंकर युद्ध। इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देखिए, ये किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 31 दिसंबर की रात 8 बजे कैप्टन स्टॉन्टन की टुकड़ी ने शिरूर से अपना नाइट मार्च शुरू किया। रात के उस घने अंधेरे में बिना रुके 27 मील यानी करीब 43 किलोमीटर का सफर तय किया गया। अगले दिन सुबह 10 बजे जब वे भीमा नदी के पास पहुंचे तो थकान से बिल्कुल टूट चुके थे और सामने पेशवा की वो विशाल सेना खड़ी थी। इसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सैनिकों के प्यास से गले सूख रहे थे। पानी बस चंद कदमों की दूरी पर नदी में था, लेकिन रास्ते कटे हुए थे। सोचिए, अगले 12 घंटों तक बिना एक बूंद पानी पिए गोलों और तलवारों की बारिश के बीच वो डटे रहे। और आखिरकार 2 जनवरी की रात को पेशवा की सेना को पीछे हटना ही पड़ा, क्योंकि उन्हें एक और ब्रिटिश फौज के आने की खबर मिल गई थी। इसी युद्ध के बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे माहौल को ही पलट कर रख दिया। हुआ यूं कि अंग्रेजों की एक तोप छिन गई थी और हार बिल्कुल तय लग रही थी। तभी ब्रिटिश अधिकारी लेफ्टिनेंट थॉमस पैटिनसन, जो पहले से ही बुरी तरह घायल थे, खून से लथपथ थे, अपनी जगह से उठे। उन्होंने अपनी बंदूक को उल्टा पकड़ा और उसे एक गदा की तरह हवा में घुमाते हुए सीधे दुश्मन के खूंखार अरब सैनिकों के झुंड में घुस गए। सच में इस खौफनाक और दुस्साहसी कदम ने बाकी सैनिकों में गजब की ऊर्जा भर दी। उन्होंने इतनी जोर का जवाबी हमला किया कि अपनी तोप वापस छीन ली। चलिए अब बढ़ते हैं भाग 3 की ओर, हताहतों के आंकड़े और इस युद्ध के परिणाम। साल 1821 में अंग्रेजों ने शहीदों की याद में 65 फीट ऊंचा जय स्तंभ बनवाया, जिस पर जान गंवाने वाले सैनिकों के नाम उकेरे गए हैं। अगर इस डेटा को करीब से देखें तो समाज का एक बहुत ही विविध या कह लें डाइवर्स रूप सामने आता है। कुल शहीद भारतीय सैनिकों में 22 महार, 16 मराठा, 8 राजपूत, 2 मुस्लिम और 1-2 यहूदी सैनिक शामिल थे। ये सिर्फ एक समुदाय की सेना नहीं थी, बल्कि इसमें पूरे समाज की भागीदारी का स्पष्ट डेटा हमें दिखता है।
दोनों ही तरफ भारी नुकसान हुआ था, लेकिन इस एक घटना ने तय कर दिया कि पेशवा साम्राज्य का पतन होगा और ब्रिटिश सत्ता का विस्तार। अब आते हैं हमारे चौथे और सबसे अहम हिस्से पर, युद्ध के दो ऐतिहासिक दृष्टिकोण। इस युद्ध को आज दो बिल्कुल अलग नजरियों से देखा जाता है। एक तरफ है दलित दृष्टिकोण, वे इसे सिर्फ अंग्रेजों और मराठों के बीच की लड़ाई नहीं मानते। उनके लिए ये मनुस्मृति और ब्राह्मणवादी पेशवा राज्य के अमानवीय नियमों के खिलाफ एक सामाजिक विद्रोह था, अपनी खोई हुई गरिमा और आत्मसम्मान को वापस पाने की एक जंग। लेकिन वहीं दूसरी ओर एक काउंटर व्यू पॉइंट यानी प्रति दृष्टिकोण भी है। शोधकर्ताओं और इतिहासकारों का एक वर्ग ये मानता है कि इस युद्ध को सिर्फ दलित बनाम ब्राह्मण का रंग देना इतिहास को बहुत ज्यादा आसान या सरल बना देना होगा। उनका तर्क है कि ब्रिटिश सेना में तो मराठा, राजपूत और अन्य धर्मों के लोग भी लड़े थे और पेशवा की सेना में अरब के खूंखार भाड़े के सैनिक भी थे। उनका सबसे बड़ा तर्क ये है कि अंग्रेजों ने खुद भयानक जातिवाद दिखाते हुए 1892 में मार्शल रेस थ्योरी का बहाना बनाकर सेना में महारों की भर्ती पर रोक लगा दी थी। इससे तो यही लगता है कि अंग्रेज सिर्फ अपने साम्राज्यवादी फायदे देख रहे थे। खैर, हमारा काम इन दोनों तथ्यों को बिल्कुल निष्पक्ष रूप से सामने रखना है ताकि इतिहास की इस जटिलता को बेहतर ढंग से समझा जा सके। और आखिर में हमारा पांचवा हिस्सा, आधुनिक राजनीति और विवाद। इस युद्ध की कहानी में सबसे बड़ा मोड़ आया 1 जनवरी 1927 को, जब आधुनिक भारत के निर्माता डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने इस स्मारक का दौरा किया। असल में उन्होंने इस ब्रिटिश औपनिवेशिक स्मारक को एक ही झटके में दलित शौर्य और अस्मिता के एक बहुत बड़े प्रतीक में बदल दिया। बाद में गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंग्रेजों को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने साफ कहा था कि जिन महारों ने भारत में तुम्हारा साम्राज्य स्थापित किया, तुमने उन्हीं को सेना से निकालकर धोखा दिया। और इसी कड़े संघर्ष का नतीजा था कि बाद में महार रेजिमेंट की फिर से स्थापना हुई। और ये विरासत यहीं खत्म नहीं होती। 1 जनवरी 2018 जब इस युद्ध की 200वीं वर्षगांठ मनाई जा रही थी, तब भयंकर जातीय हिंसा भड़क उठी। कुछ समूहों ने इस जश्न का यह कहकर कड़ा विरोध किया कि भाई, ये तो अंग्रेजों की जीत का जश्न है। इसके बाद तो जैसे एक बड़ा राजनीतिक भूचाल आ गया। UAPA के तहत 16 मानवाधिकार कार्यकर्ताओं, शिक्षाविदों और वकीलों को गिरफ्तार किया गया, जिसे BK16 केस के नाम से जाना गया। इसी दौरान जेल में 84 वर्षीय फादर स्टैन स्वामी का निधन भी हो गया। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने मानवाधिकारों का हवाला देते हुए मई 2024 से लेकर नवंबर 2025 तक कई लोगों को जमानत दी। और इन सब लंबे विवादों के बावजूद हाल ही में 1 जनवरी 2025 को इसकी 207वीं वर्षगांठ पर लगभग 10 लाख लोग शांतिपूर्ण ढंग से जय स्तंभ पर एकत्रित हुए। तो इस पूरे सफर के बाद हम इस एक आखिरी और सबसे जरूरी विचार पर आकर रुकते हैं। वर्तमान का चश्मा अतीत को देखने के हमारे नजरिए को कैसे बदल देता है। जो घटना 1818 में महज एक सैन्य टकराव थी, वो 1927 में अस्मिता का प्रतीक बन गई। और आज 21वीं सदी में ये न्याय, मानवाधिकार और राजनीतिक बहस का एक बेहद ज्वलंत मुद्दा है। सच में इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, बल्कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि हम आज उसे किस नजरिए से याद कर रहे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सभी को सोचने पर मजबूर करता है। तो इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय और उसकी नई गहराइयों के साथ।